हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे 10 एमसीक्यूज रिलेटेड टू साइंस। आज का जो लेक्चर है वो हेल्थ एंड डिजीजेस और कुछ पोर्शंस ऑफ आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स भी देखने को मिलेंगे। सो उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10:15 आपसे डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे ही 12 PM आपसे डिस्कस किया जाता है मैथ्स एंड रीजनिंग। GS क्लासेस फॉर ऑल द पंजाब एग्जाम्स एट 2 PM। इंग्लिश आपसे डिस्कस की जाती है एट 5 PM। डेली करंट अफेयर्स इशू फॉर PCS स्पेशली 6 PM डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे ही जो अभी कर रहे हैं दैट इज डेली 10 MCQs रिविजन, वो जो कि कवर करी जाती है एट 9 PM। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एंटीजन इज अ सब्सटेंस व्हिच ए ऑप्शन है डिस्ट्रॉयज हार्मफुल बैक्टीरिया, बी है इज यूज्ड टू ट्रीट पॉइजनिंग, सी है लोअर्स बॉडी टेम्परेचर, और इज इट डी स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। हाँ जी, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। Okay, answer for this particular question is D, that it stimulates formation of antibody। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। जब भी आपकी बॉडी में एंटीजन एंटर करता है, देखिए एंटीजन का मतलब होता है एनी पैथोजन जो कि आपकी बॉडी के लिए फॉरेन है, उसको कहा जाएगा एंटीजन। जैसे ही आपकी बॉडी में एंटीजन जाता है, मतलब फॉरेन सब्सटेंस जाता है, तो आपकी बॉडी क्या बनाना शुरू कर देती है, दैट इज एंटीबॉडीज। ठीक है, सो एंटीबॉडी क्या हो गया, इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। डन। सो आप देख सकते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जो एंटीजन है वो एक तरह का प्रोटीन है ऑन अ फॉरेन ऑब्जेक्ट that stimulates the immune system to produce the antibodies। So एंटीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो। तो यहाँ पर एंटीजन जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर करता है, वो ट्रिगर क्या करता है, एंटीबॉडीज, जो कि आपका इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है। ठीक है जी। सो एंटीजन इज दी प्रोड्यूसेस दी एंटीबॉडीज इन दी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एथलीट्स फुट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय। फर्स्ट है दैट इज बैक्टीरिया, बी है फंगस, सी है प्रोटोजोआ, और इज द डी दैट इज नेमाटोडा। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। ओके, सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फंगल। दिस इज अ फंगल इन्फेक्शन। एथलीट्स फुट है क्या, जनरली आपको क्रैक्स एंड क्रेविसेस देखने को मिलते हैं, जो स्किन है वहां की वो ड्राई और फ्लेकी हो जाती है। एथलीट्स फुट क्यों कहा गया है, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं जनरली दे हैव टू रन, दे हैव टू डू दी वर्कआउट, जिसकी वजह से स्वेटी हो जाते हैं उनके फीट, और उसकी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलती है। तभी उस इन्फेक्शन की वजह से ये वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और उस पर्टिकुलर डिजीज को क्या कहा जाता है, दी एथलीट्स फुट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आई एम सॉरी, यहां पर आपका आंसर पहले ही है, बट क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर व्हिच लीड्स टू। ऑप्शन ए है दैट इज डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल, बी है रूमेटिक हार्ट डिजीज, सी है डिक्रीज इन WBC, और इज इट डी नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब देखिए जो हीमोफीलिया है वो एक जेनेटिक डिजीज है। सो जेनेटिक डिसऑर्डर होने करके यहां पर सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है कि आपके ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। सो आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आपके हेल्दी सेल्स एग्जिस्ट करते हैं तो जहां पर भी आपको कट या फिर क्रेविसेस देखने को मिलते हैं, हेमरेज देखने को मिलता है, वहां पर क्लॉटिंग आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर समवन इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, जहां पर भी हेमरेज होता है, इट हैज द इनएबिलिटी टू क्लॉट, क्लॉटिंग नहीं हो पाती और ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी। सो दिस इज हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन और रीजन है, ध्यान से पढ़िएगा। जो असर्शन है, स्टीम इज मोर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी देन द बॉइलिंग वाटर इन केस ऑफ बर्न। रीजन है, बॉइलिंग वाटर कंटेन्स मोर हीट दैन स्टीम। सो आपको बताना है, ऑप्शंस हैं आपकी। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
डी है दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। ओके, सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, जो आर है वो फॉल्स है। देखिए आपको पता होना चाहिए लेटेंट हीट का कंसेप्ट। देखिए लेटेंट हीट का मतलब होता है दी हिडन हीट। तो लेटेंट हीट किस में ज्यादा होगी? स्टीम में ज्यादा होगी। तो आपको जो स्फीयर बर्न्स होते हैं वो स्टीम से ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। क्यों? क्योंकि आपके पास लेटेंट हीट कहां पर ज्यादा होती है? दैट इज इन दी बॉइलिंग, सॉरी दैट इज इन दी स्टीम। सो आप देख सकते हैं जो स्टीम है इट कंटेन्स मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट देन द बॉइलिंग वाटर। सो व्हेन the steam comes in contact with the skin it gives out इतने जूल्स। अगेन आपको जूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कंपैरिजन याद रखिए एंड दैट्स इट। स्टीम से ज्यादा स्फीयर बर्न्स होते हैं एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू पुअर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। सेकेंड स्टेटमेंट है रेड पार्ट ऑफ द लाइट शोज मोर स्कैटरिंग देन ब्लू लाइट इन द एटमॉस्फेयर। थर्ड है in the absence of the atmosphere there would be no scattering of light and the sky would appear black। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ओनली 1, सेकेंड ऑप्शन है आपका 1 and 2, थर्ड ऑप्शन है आपका ओनली 3 और लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दी अबव। सो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आराम से क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। ओके, आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज ओनली 3। सो आप देख सकते हैं, देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपको स्काई ब्लू क्यों अपीयर होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर जो वेवलेंथ स्कैटर होती है वो कौन सी होती है? दैट इज ब्लू। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है रेड पार्ट ऑफ द लाइट शोज मोर स्कैटरिंग। वो मोर स्कैटरिंग नहीं शो करता, क्यों? क्योंकि उसकी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो जब आपका सनराइज या सनसेट होता है तब आपको स्काई कैसा अपीयर करता है? दैट इज रेडिश और ऑरेंजिश। वो क्यों दिखता है? क्योंकि उसको लार्जर वेवलेंथ चाहिए होती है, तभी जो आपका रेड स्काई है वो कब दिखता है? एट सनसेट एंड सनराइज। थर्ड ऑप्शन है अगर आपके पास एटमॉस्फेयर ना हो तो जो आपको एरिया है, जो आपको स्काई है, वो कैसा अपीयर करेगा? दैट इज एज ब्लैक। जैसे स्पेस में अपीयर करता है, क्योंकि स्पेस में तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अब वो एटमॉस्फेयर नहीं है, इसी की वजह से वो कैसा दिखता है? ब्लैक। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाती है दैट बिकम्स 3। सो ओनली 3 इज करेक्ट। डन। सो आप देख सकते हैं अगर हम रेले स्कैटरिंग की बात करते हैं, वो ब्लू क्यों अपीयर करता है? क्योंकि आपके पास ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं दे स्कैटर दी लाइट रेज, और जो भी शॉर्टर वेवलेंथ एग्जिस्ट करती हैं। देखिए अगर हम विब्ग्योर की बात करते हैं तो विब्ग्योर आपका ऐसे एग्जिस्ट करता है। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको कहां पर देखने को मिलेंगी? दैट इज इन दी रेड कलर। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहां पर देखने को मिलेंगी? वायलेट एंड इंडिगो। तो यहां पर आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है, क्योंकि जो शॉर्टर वेवलेंथ्स हैं वो क्या हो जाती हैं? स्कैटर अवे हो जाती हैं ड्यू टू दी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दी एयर। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम सनसेट और सनराइज की बात करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस सबसे ज्यादा ट्रैवल करना होता है, इसका मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा ग्रेटर जिसकी होगी वैसा ही आपको स्काई का कलर देखने को मिलेगा। तो सनसेट और सनराइज में कैसा देखने को मिलता है? रेड। ठीक है जी, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय अ मैन इज ग्रेटेस्ट इन, फर्स्ट ऑप्शन है when he lies down in the ground, when he stands on the toes of one foot, C है when he stands with both foot flat on the ground, or is it D that all of the above yield the same pressure। तो आपको बताना है प्रेशर उसको सबसे ज्यादा कब महसूस होगा, राइट। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। ओके, सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स बी। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रेशर का फॉर्मूला भी पता है तब भी काम चल जाएगा। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो अगर हम प्रेशर और एरिया की बात करते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। तो आपने जो भी बैलरीना डांसर्स देखी हैं, वो बैलरीना डांसर्स अपने किस पे, फुट पे, बिल्कुल टो पे वो डांस करती हैं, जिसकी वजह से उनको सबसे ज्यादा प्रेशर फील होता है। क्यों? क्योंकि जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम है। जब आप लाई डाउन कर जाएंगे तो सरफेस एरिया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर एक्सर्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। ऐसे ही अगर हम नाइफ की भी बात करते हैं, जो नाइफ है उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, तभी तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से आप आराम से कटिंग कर पाते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं जो बैलरीना डांसर्स हैं वो फुट पे भी रादर टो पे वो डांस करती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर सबसे ज्यादा एक्सर्ट होता है। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि जो प्रेशर है और जो सरफेस एरिया है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, the viewfinders used in the automobiles to locate the position of the vehicles behind are made up of A option plane mirror, B concave mirror, C convex mirror और is it D parabolic mirror। So आंसर यहाँ पर है आपका convex mirror। अब देखिए concave mirror और convex mirror की जो भी आपकी options हैं, जो भी applications हैं, वो काफी ज्यादा important हो जाती हैं। कॉन्केव मिरर्स की भी आपको एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए और कॉन्वेक्स मिरर्स की भी पता होनी चाहिए। तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर्स की बात करते हैं, यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होती है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो भी आपके व्यू मिरर्स, जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं, वो साइड व्यू मिरर्स में कौन से मिरर्स लगे होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर्स लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? पहला क्राइटेरिया है क्योंकि हमें लार्जर फील्ड का व्यू चाहिए, तो इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज करते हैं। दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर्स में हमेशा इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको सीधे दिखते हैं और जो कि हमें चाहिए, जिससे कि हम पीछे का ट्रैफिक पता कर सकें, राइट। सो व्यू मिरर्स आप देख सकते हैं लार्जर फील्ड देने के लिए और आपको एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस देने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है when deep sea fishes are brought to the surface of the sea, their bodies burst. This is because the blood in their bodies flow at very, number 1 that is high speed, B high pressure, C low speed और इज इट D लो प्रेशर। अब देखिए जो डीप सी फ्लोटर्स होते हैं, डीप सी स्विमर्स होते हैं, जो भी फिशेस एग्जिस्ट करती हैं डीप सी में, जैसे ही आप उसको सरफेस पे लेके आते हो, उनकी जो बॉडीज है वो बर्स्ट कर जाती हैं। तो वो रीजन पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है। देखिए जैसे ही हम डेप्थ में जाते हैं, जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाएंगे उतना ज्यादा आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। तो अगर डीप सी फिशेस एग्जिस्ट करती हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा। तो उनकी जो बॉडी है वो यूज टू है किससे? हाई प्रेशर से। लेकिन जैसे ही आप उसको सरफेस पे लेके आओगे तो इसका मतलब क्या? प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। जब प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी वजह से जो उनकी बॉडीज हैं वो बर्स्ट आउट कर जाती हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाता है? दैट इज हाई प्रेशर। सो आप देख सकते हैं जो उनके ब्लैडर होते हैं दे आर फिल्ड विद लिपिड्स। यहाँ पर गैसेस फिल नहीं होती हैं, क्योंकि गैसेस तो क्या होंगी, अंडर हाई प्रेशर वो काम नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए जो इनके ब्लैडर्स होते हैं दे आर फिल्ड विद लिपिड्स और फैट्स instead of gases. Why? Because the gases could compress and collapse under the pressure. So जो भी इनके आपको ब्लैडर्स देखने को मिलते हैं वो किससे फिल होते हैं? लिपिड से फिल होते हैं। तो जैसे ही आप इसको सरफेस पे लेके आओगे, अब क्योंकि प्रेशर यूज टू हाई प्रेशर के हैं, लेकिन जैसे ही आप सरफेस पे लेके आओगे तो उनका जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो उनकी बॉडीज हैं वो बर्स्ट ओपन हो जाती। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है the dispersion process forms spectrum due to white light falling on the prism. The light waves with shortest wavelengths are A option refracts the least, B option does not change the path, C option refracts the most, or is it the D option is reflected by the side of the prism. अब उन्होंने बोला है कि अगर हम स्पेक्ट्रम देखते हैं व्हाइट लाइट इनटू स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर्स, तो बताइए जो लाइट विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है। सो यहाँ पर
आंसर आपका बन जाता है दैट इज सी, इट रिफ्रैक्ट्स द मोस्ट। सो आप याद रख सकते हैं कि जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, उतनी ही ज्यादा वो रिफ्रैक्शन शो करेगा। सो अगर हम विबग्योर की बात करते हैं तो विबग्योर में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन आपको कहां पर देखने को मिलती है, जिनकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है। जिनकी लार्जेस्ट वेवलेंथ एग्जिस्ट करती हैं उनकी रिफ्रैक्शन लीस्ट होती है, राइट। सो रेड लाइट इज रिफ्रैक्टेड द लीस्ट बिकॉज इट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सो आप देख सकते हैं वेवलेंथ और रिफ्रैक्शन का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी, ठीक है। सो वायलेट लाइट इज रिफ्रैक्टेड द मोस्ट बिकॉज इट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्वेश्चन 10 कहता है अ रे ऑफ व्हाइट लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ ऑल द कलर्स आर रिफ्लेक्टेड द सरफेस वुड अपीयर। अगर सारा कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है तो सरफेस कैसा अपीयर होगा? फर्स्ट है ब्लैक, बी है व्हाइट, सी है ग्रे और इज इट डी ओपेक? सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। ओके, सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाइट। अब देखिए जो क्लाउड्स हैं, ये फिनोमेना एक्चुअली क्लाउड्स में होता है। जनरली जो आपको क्लाउड्स हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं? वो आपको देखने को मिलते हैं व्हाइट। वो व्हाइट क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि अप्रोक्सीमेटली जो भी व्हाइट लाइट आती है वो सारे कलर्स को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, स्कैटर कर देती है, जिसकी वजह से वो खुद में क्या देखने को मिल जाते हैं? दैट इज व्हाइट। सो आप देख सकते हैं ये जो क्लाउड फॉर्मेशन है, ये क्लाउड्स जो दिखते हैं वो व्हाइट कलर के इसलिए ही दिखते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं द क्लाउड्स आर व्हाइट बिकॉज देयर वाटर ड्रॉपलेट्स or the ice crystals are large enough to scatter the light of the 7 wavelengths. So वो 7 wavelengths जो भी exist करती हैं सारी की सारी क्या कर देती हैं? Scatter कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको clouds कैसे देखने को मिलते हैं? That is white. ठीक है जी। So this is it. आप कुछ हमारे free initiatives और paid initiatives देख सकते हैं। So this was all about this session. Thank you very much.